प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज हम चलते हैं राजस्थान जीके की क्लास में। राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे और आपकी क्लास प्रतिदिन रहेगी और आप निश्चित रूप से इस क्लास का लाभ उठा करके और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पीटीटी का एग्ज़ाम है, चाहे बीएसटीसी का एग्ज़ाम है या अन्य कोई एग्ज़ाम है जिनमें राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले अगली क्लास का और आप उसका। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम। राजस्थान की जो नदियाँ हैं, राजस्थान में अपवाह तंत्र के आधार पर यदि देखा जाए तो राजस्थान में 3 प्रकार की नदियां जो हैं आती हैं। अरब सागरी नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां और अंतः प्रवाह क्रम की नदियां, यानी अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां। तो देखिए, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। संगम के आधार पर, संगम के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। संगम के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। संगम का मतलब ये है कि अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ या अंतः प्रवाहक्रम की नदियाँ। तो 3 प्रकार की नदियाँ हैं। देखिए 3 प्रकार कौन कौन सी नदियाँ हैं उसमें। इसमें देखिए, मैं यहाँ पे 3 बना लेता हूँ। एक में है अरब सागरीय नदियाँ जो 17% हैं। एक है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो 23% है और एक है अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ। अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ जो 60% है। तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की नदियाँ हैं? अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ हैं। कई बार हम लोगों के दिमाग में आता है कि अरब सागरी नदियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो है प्रतिशत रूप में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखी जाए तो अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ राजस्थान के अंदर जो है सर्वाधिक हैं। क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार बहुत अधिक है। राजस्थान के अंदर मरुस्थल का विस्तार बहुत अधिक है, इस कारण से अंतः प्रवाह क्रम की जो नदियां हैं राजस्थान में वो सर्वाधिक हैं। अब देखिए, राजस्थान की अधिकांश नदियां अंतः प्रवाह क्रम की नदियां हैं। देखिए, राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं वह अंतः प्रवाह क्रम की नदियां हैं। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। देखिए, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है
कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है, तो वो है अरावली, क्योंकि अरावली राजस्थान की अपवाह प्रणाली को दो भागों में विभाजित करती है। देखिए, राजस्थान की अधिकांश नदियां अंतः प्रवाहक्रम की नदियां हैं। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो अरावली राजस्थान की अपवाह प्रणाली को दो भागों में विभाजित करती है। यानी राजस्थान के अंदर जो अरावली है वो अपवाह प्रणाली को भी दो भागों में बांटती है। हम लोग बात करें राजस्थान की, इस तरीके से ये जल विभाजक रेखा है एक तरीके से अरावली। अब जो है अरावली को हम लोग यहाँ पे बात करें तो इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो इधर इस साइड को अगर हम देखें तो इधर अरब सागरी और इधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागरी नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, यानी अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ या जल उड़ेलने वाली नदियाँ, और दूसरी हैं बंगाल की खाड़ी में जल उड़ेलने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो जो अरावली पर्वतमाला है यह जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, यानी अपवाह प्रणाली को दो भागों में बांट देती है। और तीसरी जो अपवाह प्रणाली है वो है अंतः प्रवाह प्रणाली। अब तीनों को मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे है अरब सागर। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ, या मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे कह दूँ, अरब सागर में जल उड़ेलने वाली नदियाँ, या मैं इसको ऐसे कहूँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, या फिर मैं इसको ऐसे कहूँ, अरब सागरी नदियाँ। देखिए सभी का एक ही मतलब है कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं या अपना जल ले जाती हैं या जल उड़ेलती हैं, उन नदियों को अरब सागरी नदियाँ कहा जाता है। अब देखिए अगली है, दूसरी नदी है वो है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। और तीसरी है अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ। इसमें अंतः प्रवाह प्रणाली की जो नदियाँ हैं, अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ वे नदियाँ जो एक निश्चित प्रवाह क्षेत्र में बहकर समाप्त हो जाती हैं। वे नदियाँ जो एक निश्चित प्रवाह क्षेत्र में बह करके
समाप्त हो जाती हैं। उन नदियों को हम लोग कहते हैं अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियाँ। अब देखिए कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिन्हें हम लोग जनरली याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या है, लिंक मेथड जो है याद करते हैं कि लिंक मेथड के द्वारा हम किस तरीके से उसको याद करें। तो उसके लिए देखिए मैं प्रयास करता हूँ। आप देखिए राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है, तो 1.16% है। लेकिन अगर वो ये कहे कि राजस्थान में भूमिगत जल देश के कुल भूमिगत जल का कितना प्रतिशत है, तो 1.69% या लगभग 2% है। तो आप लोगों को दोनों को अच्छे से याद रखना है। सतही जल की बात करें तो 1.16% है देश में कुल सतही जल का, राजस्थान का, और राजस्थान में भूमिगत जल जो है वो देश के कुल भूमिगत जल का लगभग 1.69% यानी लगभग 2% है। दोनों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब देखिए आगे मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि हमें किस तरीके से जो है इसको याद रखना है। हम लोग बात करेंगे जैसे अरब सागरी नदियाँ, अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियाँ। अरब सागर में जल ले जाने वाली या अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए देखिए सूत्र याद रखना है आप लोगों को। जैसे हम कहते हैं अम्मा, माँ सोजा सांप पालूं, माँ सोजा सांप पालूं। तो देखिए माही सोम जाखम, माही सोम झाकम साबरमती, पका मतलब पश्चिमी मनास और लूनी, ये नदियां हैं। इसके बाद में देखिए अरब सागर में जल ले जाने वाली जो नदियां कौन कौन सी हैं। अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां हैं माँ सोजा सांप पालू, तो माही सोम जाखम साबरमती पश्चिमी बनास और लूनी। इसके अलावा और भी नदियां हैं, लेकिन एक मोस्टली प्रमुख नदियों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में लूनी नदी की सहायक नदियां जोजड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जवाई, सागी, इस तरीके से अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि देखिए जब हम लोग लिंक मेथड द्वारा याद करते हैं नदियों को, तो लिंक मेथड द्वारा वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है ना। तो आप लोग सारा ले सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का कोई दूसरा सूत्र हो सकता है, उससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ माँ सोजा सांप पालूं, ये भी बहुत ही सिंपल सूत्र है, आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि जब हम मोबाइल के फ़ोन नंबर याद रख सकते हैं तो ये तो जनरल सा फॉर्मूला है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो है दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। इसका सूत्र क्या है, तो देखिए जो साइड होती है हमारी, जैसे मेरी ये साइड है तो इसको बोलेंगे बखा, ये साइड जो होती है बखा बोलते हैं, बखा यानी खावे काग बच पावा, खावे काग बच पावा, खावे काग बच पावा। खावे माने खाना, काग माने कोआ, बचना हो तो बच लो। तो देखिए खारी, बे का मतलब बेड़च, काली सिंध, ग का मतलब गंभीरी, ब का मतलब बनास, चा का मतलब चंबल
पा का मतलब पार्वती और बा का मतलब बाण गंगा, बाण गंगा। खावे काग बच पावा, यानी खारी, बेड़च, काली सिंध, गंभीरी, बनास, चंबल, पार्वती और बाणगंगा। मैं प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूँ। आगे मैं जो मेरी दूसरी क्लास होगी उसमें डिटेल्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सारी नदियों को बताऊंगा, विद मैप बताऊंगा, चित्र सहित बताऊंगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, प्रश्न सामान्यतः इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल नहीं उड़ेलती है। अब मान के चलिए इसमें से कोई दे दिया 3 नदी, एक नदी जो है अरब सागर में से दे दी, तो आप लोग तुरंत पता लगा लेंगे ये नदी। और इस प्रकार का क्वेश्चन ये बाणगंगा वाला जो है पूछा गया था RAS में। तो इनमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है? चंबल नदी है। तो हम लोग जो है ये सहायक नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी है, इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। तो वो मैं डिटेल्स में बात करूंगा। पहले मैं आप लोगों को केवल एक सूत्र के तौर पर जो है बता करके आपको प्रमुख नदियों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रमुख नदियों के लिए, जैसे मैंने अरब सागर का बता दिया, मैंने आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का बताया। अब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियों का। तीसरा वाला जो सूत्र है, देखिए तीसरे नंबर की जो नदियां हैं वो है अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां, और इसका जो सूत्र है वो है काका सामे बांगरू। तो देखिए, काकनी, काकनी या काकनीय या काकनीय, एक है कांतली, कांतली, ये है सावी, ये है मेंथा, ये है बाणगंगा, ये है घग्गर, ये है रूपा रेल या बराहा के नाम से भी जानते हैं इसे। तो देखिए, अंतः प्रवाह प्रणाली की जो नदियां हैं उनका सूत्र है काका सामे बांगरू। काकने, काकनी, कांटली, सावी, मेंथा, बाणगंगा, घग्गर, रूपा रेल, जिसे बराहा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नदियों में जो है, इनको कहते हैं अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां। तो तीनों प्रकार की जो नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां। अंतः प्रवाह प्रणाली की जो नदियां हैं, राजस्थान की अधिकांश नदियां, यानी 60% नदियां अंतः प्रवाह प्रणाली की हैं, 17% नदियां अरब सागरी हैं और 23% जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो अगली जो क्लास होगी उसमें डिटेल्स में बात करेंगे। सागरीय नदियां, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक है अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां। तो देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अरब सागरी नदियां हैं, ये हैं 17%, इनका प्रतिशत है 17%। अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं, ये हैं 60%, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं वो हैं 23%। तब जाकर के सभी का अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 100%। यानी अंतः प्रवाह प्रणाली की जो नदियां, राजस्थान की अधिकांश नदियां, वो अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस तरीके से विद सूत्र की सहायता से
और हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सी नदियां हैं। कई त्रिवेणी संगम हैं, 4 जगह पे है। राजमहल टोंक में है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। इस तरीके से जो है कई जगह पर जो है त्रिवेणी संगम देखे जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कोटा बैराज जो है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, यानी चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। बांधों के बारे में बात करेंगे। कई ऐसी नदियां हैं जिनकी सहायक नदियां काफ़ी फेमस हैं, लंबाई कितनी है, कहाँ से इनका उद्गम होता है, इस प्रकार की कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग अगली क्लास लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पर होते हैं? त्रिवेणी संगम जो होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहला है माही, सोम, जाखम। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं, ये है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यहाँ पर आदिवासियों का महाकुंभ का मेला लगता है। आदिवासियों का महाकुंभ बोलते हैं इस मेला को। यहाँ पर जो है मेला भरता है। तो एक जो त्रिवेणी संगम है फेमस, माही, सोम, जाखम, अरब सागरी नदियां हैं ये, माही, सोम और जाखम। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला लगता है, आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। इसी प्रकार से अगली जो नदियां हैं, देखिए आप लोग, बनास, चंबल, सीप, बनास, बेड़च, मेनाल। दूसरा है बनास, बेड़च और मेनाल। तो बींगोद, भीलवाड़ा, मेनाल के पास जगह है बींगोद, भीलवाड़ा। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। एक है बनास, चंबल, सीप। ये है आप लोगों का रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम होता है। और चौथा जो है वो है बनास, खारी, डाई। ये जो जगह है राजमहल टोंक, यहाँ पे भी त्रिवेणी संगम होता है। तो यदि त्रिवेणी संगम से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो अरब सागर में सोजामा यानी सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, जहाँ पर आदिवासियों का महाकुंभ का मेला लगता है। और दूसरा है बनास, बेड़च, मेनाल। तो मेनाल भीलवाड़ा में जगह बींगोद, भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम होता है इन 3 नदियों का। अगला जो है बनास, चंबल और सीप, तो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर जगह है, वहाँ पर जो है त्रिवेणी संगम होता है। और बनास, खारी और डाई, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है राजमहल टोंक में। तो यदि त्रिवेणी संगम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इन चारों में से ही आएगा। चौथा मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, माही, सोम और जाखम, जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ की संज्ञा दी जाती है, वहाँ पर होता है। तो आप लोग इसको याद रखें और अगली क्लास मैं आपकी लूँगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में फैला दें। क्योंकि मेरी जो मुहिम है, मैं चाहता हूं कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही कम समय में अच्छी जानकारी उन बच्चों तक पहुंच सके और वो बच्चे जो है आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। तो आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।